आज हम लोग केमिस्ट्री का उससे अगला क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए, आप जानते होंगे कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन का उल्टा होता है, लेकिन कैसे, इस बात का जवाब जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन ही हो गया। वियोजन अभिक्रिया में एकल यौगिक वियोजित होकर दो या अधिक पदार्थ देता है। आप जानते होंगे वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटता है, दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक संयोग करता है और एकल उत्पाद देता है। उदाहरण देखिए, ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो एक ठो टूटा, दो ठो बना लिया, तो ये हो गया वियोजन। लेकिन यहाँ देखिए CaO प्लस H2O, ये दोनों जब मिलेगा तो Ca*OH का व्हाइल टोज, यहाँ पर देख रहे होंगे कि संयोजन हो रहा है, ये दोनों मिल रहा है और ये एक बन रहा है, इसीलिए इसको एक दूसरे का विपरीत कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, और 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रदान की जाती है। सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि ऊष्मा देने वाली वियोजन अभिक्रिया का दो उदाहरण देना है। अब देख सकते हैं, एक पहला CaCO3, तो ये क्या होगा, ऊष्मा प्रदान करेगी, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, CaO और CO2 बनाएगा। दूसरा उदाहरण है, देख रहे होंगे आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ जल है, जब प्रकाश मिलेगा तो ये ग्लूकोज बनाएगा, जल और ऑक्सीजन देगा, यही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे देखिए जल है, इसमें विद्युत धारा देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, विस्थापन अभिक्रिया पहले भी पढ़ चुके हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व जब कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे चलिए आंसर देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इससे पहले वाला जो डिफिनेशन हम बताए थे वो भी आप याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। इस तरह से सामान्य अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से दिखाई जा सकती है। तो अभिक्रिया को दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए। सपोज करिए यहाँ पर ABC मान करके बनाया गया कि AB C के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ देखिए A किसके साथ जुड़ गया, C के साथ, और यहाँ पर से B अलग होकर के यहाँ इस साइड में आ गया। तो उपयुक्त अभिक्रिया में देखिए C ने क्या किया, B को विस्थापित कर दिया, तो ये जो C था ये B की जगह पर आ गया तो B को विस्थापित कर दिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो मीथेन गैस होता है वो क्लोरीन की अभिक्रिया के फलस्वरूप मेथिल क्लोराइड व हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। यहाँ अभिक्रिया आप देखिए, समझिए, ये हुआ मीथेन गैस CH4 और ये क्लोरीन गैस है। जब ये सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करेगा तो ये CH3Cl बना लेगा और HCl अलग हो जाएगा। उपयुक्त अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि मीथेन के एक अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित किया गया। यहाँ पे देखिए इसमें 4 हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन में एक क्लोरीन क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे देखिए CH3 आ गया, जबकि CH4 था ये पहले। अब एक H को हटा के Cl यहाँ पर आ गया है, और Cl जब आ गया और यहाँ पर एक Cl अलग होकर के H के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है। चलिए द्विविस्थापन को अब समझ लेते हैं, आसान भाषा में समझिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयन मतलब प्लस और माइनस, इसको धनायन और इसको ऋण आयन बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का कुछ उदाहरण ले लीजिए। देखिए जैसे AgNO3, तो Ag आपका प्लस में होगा, Ag प्लस में होगा, और NO3 क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। फिर यहाँ पे देखिए NaCl है, तो NaCl में Na आपका प्लस में होगा और Cl आपका माइनस में होगा। तो गौर करिए, ये इसका प्लस इसके माइनस के पास, इसका माइनस इसके प्लस के पास चला जाता है।
यहाँ पर जो दर्शाया गया आप अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा, एकदम गौर से देखिएगा। अभी फिर दोबारा आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए AgNO3 है और ये NaCl है, तो इसका जो Na है ये NO3 के साथ चला जाएगा और ये जो Ag है वो Cl के साथ चला जाएगा। यहाँ देखिए AgCl है और ये NaNO3 है। बेहद आसान है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं Na2SO4, तो Na जो है यहाँ प्लस है, SO4 माइनस में है, Ba प्लस में है और Cl2 माइनस में है, तो ये Na किसके साथ जाएगा? Cl2 के साथ। अब Ba किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ। देखिए चाहे आप इसको पहले लिखिए या इसको लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसा यहाँ पर फिर से डिस्क्राइब करके समझा दिया गया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Ba पर 2 प्लस है और SO4 पर 2 माइनस है। इसकी अभिक्रिया से क्या हो रहा है? BaSO4 बन रहा है, कि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। अवक्षेप मतलब कचरा समझ लीजिए। इसमें से अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड भी निर्माण करता है, जो कि ऊपर में दिखाया गया है, विलयन में ही रह जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो सिल्वर मतलब हो गया चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्रदान करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखना है। देखिए कितना आसान है। ये हो गया आपका कॉपर, ये हो गया सिल्वर यानी Ag, और NO3 हो गया नाइट्रेट, तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को विस्थापित कर देगा। यहाँ देखिए कॉपर किसके साथ जुड़ गया? नाइट्रोजन के साथ, तो विस्थापित कर दिया और ये अलग हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। अगला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए कितना आसान है। जब 2 विलयन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी श्वेत ठोस पदार्थ का निर्माण होता हो तथा वह ठोस पदार्थ जल में अविलय हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं। आसान भाषा में समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन और अच्छे से लिखना चाहते हैं आप आंसर, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब 2 विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में नहीं घुलता है, यानी जल में नहीं मिलेगा। जैसे ये पानी है इसके अंदर में, तो ये पानी में नहीं मिलेगा, ये ठोस पदार्थ अलग रहेगा। सपोज करिए जैसे पत्थर है, पानी में डालेंगे तो नहीं मिलेगा, उसी तरीके से ये भी होता है, ये नहीं मिलता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। ये क्या करेगा? अवक्षेप का निर्माण करेगा, BaSO4 और NaCl अलग हो जाएगा। इसमें और अच्छे से समझाने के लिए आपको आगे मैं समझा देता हूँ किस प्रकार से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए और अच्छे से समझिए इस अभिक्रिया को, और अच्छे से समझिए इसको। उपयुक्त अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट एवं बेरियम क्लोराइड, देखिए ये सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड हुआ, कि जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके ये दोनों अभिक्रिया करेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये है बेरियम सल्फेट और ये है सोडियम क्लोराइड प्राप्त करता है। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये अवक्षेप है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अतः यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए तीर का निशान अगर नीचे की ओर लगा हो तो समझ जाइएगा कि वो अवक्षेप है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक पदों का उदाहरण के साथ आपको जवाब देना है। देखिए इसमें आपको जवाब लिखना है, एक उपचयन का और एक अपचयन का। तो चलिए आंसर शुरू करते हैं। पहले लेते हैं उपचयन का। उपचयन हमने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। यहाँ देखिए, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, मैंने बताया या तो ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन हटता हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ उदाहरण देखिए, CuO कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे देखिए Cu से अलग हो गया क्या, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है कौन, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी देखिए ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक अलग होकर के कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि ये क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। अब अपचयन की बात करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीजन का ह्रास होता, मतलब ऑक्सीजन हटता हो, और हाइड्रोजन का योग होता हो, यानी हाइड्रोजन जुड़ता हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपर का क्या हुआ है, अलग हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं Zn क्या हो गया, अलग हो गया। ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बेहद आसान क्वेश्चन सब होता है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोग ये सब NCERT का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, X नाम का कोई तत्व है, भूरे रंग का है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये भूरा रंग है, तो कॉपर का कैसा रंग होता है, भूरा रंग होता है जब हवा में ये रहता है तो। और काले रंग का जो यौगिक है उसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, यानी CuO। इसका जवाब। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि लोहा का कोई भी सामान होता है तो उस पर जंग जल्दी लग जाता है, इसी से बचाने के लिए हम लोहे को पेंट करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए जंग का मतलब क्या होता है कि लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पे बताया गया उत्तर समझिए अच्छे से। लोहे की वस्तुओं को पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है, यानी नमी और ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया नहीं करता है लोहा, अगर उस पर हम पेंट कर देंगे तो, और वह जंग लगने से क्या होता है, बच जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लोहे की जो भी वस्तु होती है उस पर पेंट चढ़ा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आखिर जो तेल का बना हुआ कोई भी सामान होता है खाने पीने का, उसमें नाइट्रोजन हम क्यों मिलाते हैं, क्या कारण है। तो यहाँ देखिए तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होता है। समझिएगा, इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जब ही नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन की वजह से ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं कर पाता है और ये खाद्य पदार्थ क्या होता है, खराब होने से बच जाता है। कोई भी खाने पीने का सामान है, जैसे आप चिप्स लेते होंगे तो चिप्स का जो ये थैली होता है इसके अंदर में हवा नहीं भरा रहता बल्कि नाइट्रोजन भरा रहता है। बेहद आसान है, आराम से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक में एक का उदाहरण दीजिए। पहला है संक्षारण और दूसरा है अपचयन। चलिए तो दोनों का आंसर समझते हैं। संक्षारण क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता और अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। होता क्या है कि एक्चुअल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है कोई भी धातु और उस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, वो धातु उसी से क्या हो जाता है, कमज़ोर या ख़राब हो जाता है। इसका आगे दिया गया है, आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि लोहे की वस्तुएं चमकीली होती है, आपने देखा होगा, लेकिन कुछ दिनों में उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। आप लोग आम तरीके से देखे होंगे, रड उड पर उस पर लग जाता है। संक्षारण के कारण चांदी की वस्तुओं की सतह काली हो जाती है। ये भी कई बार पूछा गया है कि जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा चांदी तो कौन सी परत, काले रंग की, और तांबा जब करेगा तो किस तरह का, हरे रंग का जो है इस पर परत जम जाता है। संक्षारण के कारण ही कार के ढांचे, पुल हो गया, लोहे की रेलिंग हो गई, जहाज हो गया, ये सब बहुत कमज़ोर हो जाता है, जर्जर हो जाता है और जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए इसको बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विकृत गंधिता क्या है। जब वसा और तेल का उपचयन होता है या वे काफ़ी समय तक खुले में रखे रहते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। हम कहते हैं कि विकृत गंधिता हो गई है। इस घटना या स्थिति को विकृत गंधिता कहते हैं। तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक यानी उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को मिलाया जाता है। आम भाषा में समझिए, हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना बच जाता है तो अगर हम उसको रख देते हैं तो वो खाना क्या होता है, ऑक्सीकृत होता रहता है और इसमें से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है, जिसे खाना हम लोग क्या बोलते हैं, खट्टा हो गया या स्वाद में बेकार हो गया। इस तरीके से आपका पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में चर्चा करेंगे।